नमस्कार मित्रों। हाँ दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है राष्ट्रपति का महाअभियोग। महाअभियोग जो इम्पीचमेंट जिसे क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। बड़ा ही सुंदर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, चाहे हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं। और एक एक चीज़ें हमको अच्छे से क्लियरली, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मैंने सभी किताबों का अध्ययन किया है, उस आधार पर मैं आपको जहाँ तक मैं जितनी कर सकता हूँ उस आधार पर आपको एक एक चीज़ इसकी खोल के दिखाऊंगा। एक एक चीज़ आपको बारीक से बारीक चीज़ मैं इसमें बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की। राष्ट्रपति महाभियोग जिसे क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। देखिए, इम्पीचमेंट की हम बात करते हैं तो महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। पहली बात ध्यान में रखने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग, इस शब्द का, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति शब्द, राष्ट्रपति के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बन गया। पहला प्रश्न कि क्या इम्पीचमेंट महाभियोग किसी और व्यक्ति के लिए, जैसे हम कहें सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लाया जाता है क्या महाभियोग? कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार हम, और हम कह देते हैं हाँ लाया जाता है। नहीं, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट महाअभियोग लाया जाता है। और ये महाअभियोग का मतलब है कि एक महाशक्ति के ऊपर अभियोग लगा रहे हो आप, इसलिए इसका नाम इम्पीचमेंट रखा है। जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है राष्ट्रपति, उसके ऊपर हम अभियोग लगाने जा रहे हैं। अगर हम साधारण लोग हैं तो उनके ऊपर अभियोग लगता है, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लगता है। बिल्कुल यहीं से एक एक चीज को देखेंगे। इसका महाभियोग की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 और 61 की। इसमें दो अनुच्छेदों को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 56 और 61 ध्यान रखना। जब भी महाभियोग की चर्चा की जाती है हम ये दो अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 56 और 61 की। बहुत बार हम क्या होता है, एग्जाम में देखा नहीं, महाभियोग शब्द देखा नहीं और अनुच्छेद 21 पर ठोक देते हैं कीला। ऐसे नहीं करना है, हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 56 हमें बताता है कि इम्पीचमेंट क्यों लाया जाएगा, किन कारण, किन आधारों पर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 हमें क्या बताता है कि इम्पीचमेंट किन आधारों पर, किन आधारों पर या क्यों लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा, क्या कारण है, किन कारणों पे, किन आधारों के आधार पर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? 56। यहीं से प्रश्न बन जाता है। बहुत बार हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं तो वो उसमें पूछते हैं कि अक्षमता के आधार पर लाया जा सकता है क्या? अगर अक्षमता हो गई, उसने कोई कदाचार कर दिया, कोई ऐसा अपराध कर दिया राष्ट्रपति ने, तो उनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है क्या? नहीं लाया जा सकता। स्पष्ट यहीं से प्रश्न बनते हैं। ये आपके ऑप्शन में आ जाएंगे, अक्षमता, कदाचार, और नीचे आएगा जैसे पहला अगर उन्होंने दिया ए में दिया संविधान के अतिक्रमण पर, दूसरा संविधान का उल्लंघन करने पर, तीसरा दिया उन्होंने अक्षमता या कदाचार पर या सभी पर, उपरोक्त में सभी पर। तो इनका जो मेन प्रश्न है, मेन आंसर है वो क्या है? आंसर है संविधान का अतिक्रमण एवं उल्लंघन करने पर। बिल्कुल दोनों चीजें याद रखना, अतिक्रमण उल्लंघन लगभग एक जैसे शब्द है। अर्थात हम संविधान के ऊपर अपने आप को मानने लग जाते हैं या संविधान की किसी चीज का उल्लंघन करते हैं तो इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। अर्थात संविधान के अनुरूप अगर राष्ट्रपति
कार्य नहीं करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो क्या लाया जा सकता है? इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि किस आधार पर लाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण, या लिख लो आप उल्लंघन, या लिखो आप उल्लंघन। अगर उल्लंघन करेंगे तो या अतिक्रमण पर, तो ये आधार है और ये आधार बनता है अनुच्छेद 56। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दे रखी है? राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंदर दे रखी है। बिल्कुल याद रखने वाली बात है। अब महाभियोग की हम प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, महाभियोग प्रक्रिया की बात करते हैं। देखिए महाभियोग प्रक्रिया, अगर हम प्रक्रिया की बात करें कि महाभियोग प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये किस में है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह चलाया जाएगा। देखिए यहां से ध्यान से सुनना है, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहली बात ध्यान रखना, क्या? पहली बात, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में, या सदन बोल दो, सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुल संख्या का 1/4 द्वारा प्रस्ताव रखा जाए। अर्थात 1/4 सदस्यों द्वारा क्या रखा जाए? प्रस्ताव। किसका? कुल संख्या का। बिल्कुल उपस्थित का कोई मैटर नहीं है। कुल संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा अगर महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। समझ में आ गई? यहां तक कितने सदस्य चाहिए? 1/4, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सिंपली सिंपल, बिना दिमाग खर्च किए सुनते जाना है, अच्छे से सोचना है, बस रटना नहीं है, समझना है कि देखिए यहां पर दोनों सदनों को बराबर बराबर का अधिकार दिया गया है। दोनों सदनों को बराबर का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति के मामले में, इसलिए वो किसी भी सदन में लाया, बराबर सबसे समझ लो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों में 1/4 चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, पहले चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब ये प्रस्ताव पर चर्चा होगी, इस प्रस्ताव पर क्या होगी? चर्चा होगी, उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी है। कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व क्या होगी? राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। अब यहीं से प्रश्न आ गया, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो स्पष्ट मैं उस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व नहीं है यह प्रस्ताव। 1/4 सदस्य द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है ना, उससे 14 दिन पूर्व नहीं है। इस प्रस्ताव लाने के बाद उस प्रस्ताव पर जब चर्चा होनी है उस सदन में, जैसे लोकसभा में लाया गया प्रस्ताव ला दिया गया, अब प्रस्ताव पर क्या होनी है? चर्चा होनी है। उस चर्चा से 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, प्रस्ताव पर चर्चा से, लिख देता हूं मैं स्पष्ट, प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व, प्रस्ताव लाने से पहले नहीं, प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। अब क्यों देनी पड़ेगी भाई सूचना? क्यों दे? क्या कारण है? बिल्कुल नेचुरल जस्टिस की बात है कि अगर हम इनके बारे में कोई महाभियोग हमने राष्ट्रपति जी पे लगाया है, अगर इन पर कोई चर्चा होनी है तो ये चर्चा में खुद या अपने वकील के द्वारा अपना पक्ष रखने का अधिकार इनको है। बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई अभियोग रखे तो बिल्कुल हमें भी हमारा पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। तो वही वाली बात है, नेचुरल जस्टिस की बात है कि राष्ट्रपति आप खुद या अपने वकील के द्वारा अपना प्रस्ताव रख सकता है, अपनी सफाई प्रस्तुत कर सकता है, अपनी दलीलें रख सकता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या देनी चाहिए? सूचना देनी पड़ेगी।
यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल सिंपल चल रहे हैं हम। ये सब कुछ किस में है? 61 में। ये क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। अगर हम बात करते हैं, अब ये एक सदन में लाया गया, मानो किसी भी सदन में, मान लो आप, आपकी मर्जी हो उस सदन में, मानो ये मानो लोकसभा में लाया गया। किसमें लाया गया? लोकसभा में लाया गया, है ना? लोअर हाउस में लेके आए गए। जब इसको निम्न सदन में लाया गया तो इसको जब प्रस्ताव हो गया तो ये प्रस्ताव को पास होने के लिए, प्रस्ताव को किसके लिए? प्रस्ताव लाने के लिए नहीं, ला तो गए 1/4 सदस्य, पास होने के लिए। क्या होने के लिए? पास होने के लिए 2/3 सदस्य चाहिए। कुल संख्या का, यहां से प्रश्न बनता है, कुल संख्या का कितना? 2/3। बिल्कुल, कुल संख्या का 2/3 चाहिए। बिल्कुल भूल जाना, बहुत बार बहुत सी जगह उपस्थित व कुल मतदान करने वाले का 2/3 ये लिखा आ सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज करेगा वो आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है अगर इस तरह का ऑप्शन दे रहा है तो। इसलिए अच्छे से ध्यान रखना, कुल संख्या का सिर्फ 2/3 चाहिए। उपस्थित या मतदान करने वाले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कुल संख्या का अगर 2/3 बहुमत से ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो इसके बाद ये किस में जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। किस में जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा के अंदर भी, अगर राज्यसभा के अंदर भी इसको किससे? 2/3 कुल संख्या के, कितनी? कुल संख्या के, बिल्कुल याद रखना, 2/3 सदस्यों से अगर इसको पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ता है, पद त्याग करना पड़ता है, पद छोड़ना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। जब दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो उन्हें ये पद छोड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें जो है वो आपको मैं बता देता हूं। कौन कौन लोग हैं जो इसमें वोट देते हैं? जैसे हमने देखा कि जब इनकी नियुक्ति होती है, यहां से प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। जब इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति की, तो हम मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हमने इससे पहले जो प्रक्रिया बात की, जब निर्वाचन पद्धति देखी इनकी और हमने निर्वाचन प्रक्रिया देखी, तो उसमें क्या देखा? मनोनीत सदस्यों को क्या नहीं करते? शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो मनोनीत सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। पहली बात तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति की नियुक्ति में तो शामिल नहीं होते लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होते हैं? तो आंसर क्या होगा? मनोनीत सदस्य। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? इसके अलावा और भी है ऐसे कौन से सदस्य जो नियुक्ति में तो शामिल होते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते? तो और बताइए कौन? बिल्कुल हाँ, विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्यों को महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य, पूरा का पूरा याद रखना, दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य और समस्त जो हमारे विधानसभा हैं 29, उनके सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया में। और हमारे संसद के सभी सदस्य लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे ना हो। यहाँ पर बहुत हम पे बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है इसको, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछेगा नियुक्ति में तो शामिल करते हैं लेकिन किसमें शामिल नहीं करते? महाभियोग में। तो विधानसभा से नियुक्ति में शामिल नहीं करते लेकिन महाभियोग में शामिल करते हैं मनोनीत सदस्य। बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं, किन किन आधारों पर प्रश्न बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। महाभियोग प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक। क्या कहते हैं? महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसको
अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि उस समय महाभियोग के समय में जो ये विधान परिषद ये है, विधानसभा है, विधानसभा मतलब संसद है, जो विधान परिषद है हमारी जो संसद है, ये एक तरीके से किसका रूप ले लेती है, ये न्यायिक रूप ले लेती है। क्या रूप ले लेती है? न्यायिक रूप ले लेती है, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो ये प्रस्ताव लाया जाता है उसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया जाता है और वो कमेटी के अंदर न्यायिक शक्तियां होती है, इस आधार पर भी हम इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अब एक प्रश्न और हमारे मन में रह गया, बिल्कुल मेरे मन में एक उत्कंठा आ रही है, वो बात भी उस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस प्रस्ताव को अगर यहां पर पास कर दिया, 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो क्या होगा? यह प्रस्ताव यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इस पर ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर किसी भी तरह दोनों सदनों का एक साथ नहीं बुलाया जाता है। समझ में आ गया? दोनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, बिल्कुल संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। तो अगर ये एक में किसी भी सदन में ये फेल हो जाता है तो वो प्रस्ताव वहीं पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कथन और कारण का प्रश्न बन सकता है यहां पर कि संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया जाता? क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां दी गई है। दोनों को क्या दी गई है? समान शक्तियां दी गई है। और अगर संयुक्त अधिवेशन होता है, क्या हो गया? मानो संयुक्त अधिवेशन होता है तो क्या होगा? हम देखते हैं कि लोकसभा में तो कितने हैं? 545 और राज्यसभा में 245। अब इसमें संयुक्त अधिवेशन में बहुमत के आधार पर जीत किसकी होगी? लोकसभा की होगी, अर्थात राज्यसभा का तो रोल ही खत्म हो जाएगा। फिर बराबर की शक्ति कैसे मिलेगी? इस कारण से यहां पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। कथन कारण में इस तरह का प्रश्न पूछा बन सकता है, क्यों नहीं बुलाया जाता? क्या उनको समान रखा गया? दोनों में से ज्यादा संख्या कारण लोकसभा सदा विजेता ही रहेगी, इस कारण किसी भी तरह का वो आपको कथन कारण में उलझा सकता है। तो स्पष्ट ध्यान रखना, दोनों की शक्तियां समान है और इसमें विजय लोकसभा की हो जाती है अगर हम संयुक्त अधिवेशन रखते हैं। तो इसलिए संयुक्त अधिवेशन जैसी कोई बात आएगी नहीं, जहां पर 2/3 बहुमत से कोई सी भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसको रोक देती है, 2/3 बहुमत से पारित नहीं करती है, वहीं पर ये इम्पीचमेंट समाप्त हो जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट, जब यह महाभियोग प्रक्रिया चल रही है तो इसमें समय लगता है, 2-3 महीने का समय लग सकता है। तो उस समय लिए गए जितने भी निर्णय हैं राष्ट्रपति के द्वारा, क्या वो मान्य होंगे? बिल्कुल। महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति की वही पूरी पावर होती है, पूरी शक्ति होती है, उसकी शक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। अर्थात इस समय उनके ऊपर किसी भी तरीके का अगर जो महाभियोग चल रहा है तो उस समय वो कोई भी एक आदेश जारी करते हैं, किसी तरीके का अध्यादेश या कोई भी कुछ भी जारी करते हैं, तो वह बिल्कुल मान्य रहेगा, उनके पद से हटने के बावजूद भी मान्य रहेगा, ये रहेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो महाभियोग की ये पूरी प्रक्रिया लगभग आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें सिर्फ 2 अनुच्छेद है, 56 और 61। बिल्कुल याद रखना है, 56 आधारों का वर्णन करता है, 61 पूरी की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। और प्रक्रिया में केवल 2 चीजों को याद रखना है, 1/4 और 2/3, 1/4 द्वारा प्रस्ताव और 2/3 बहुमत के द्वारा इसको पास किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, दोनों को बराबर शक्तियां हैं, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे हम राज्यसभा की बात करें। कोई संयुक्त अधिवेशन की किसी भी तरीके का अनुच्छेद 108 का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, किसी भी तरीके का अधिवेशन की कोई बात नहीं होती है, दोनों को बराबर शक्तियां हैं। और सिर्फ
किस आधार पर लग सकता है? संविधान पे अतिक्रमण करने पर ही इम्पीचमेंट लग सकता है। ठीक है, इसके साथ ही आज का महाभियोग जो हमने प्रक्रिया देखी राष्ट्रपति की वो पूरी होती है। पुनः हम नए वीडियो में नई चीज लेकर के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।